think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. पेट्रोल की प्राइस 4 रुपए कर दी, डीजल की 2 रुपए कर। इससे हुकूमत को 2 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। ये जो प्राइसेस हैं ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में ये असर पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ गिरोहों से न सिर्फ बातचीत का इकरार किया है बल्कि हथियार डालने की शर्त पर उन्हें माफ करने का इंदिया भी दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि अस्करी कार्रवाइयों के मुकाबले में बातचीत किसी भी मसले के देर पाहल की जमानत है। क्या पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों नक्से अमन में मुलव्वस अनासिर से मुज़ाकिरात ही अमन का वाहिद हल है? और इस बात की जमानत कौन देगा कि गैर मुसल्लह होने के बाद ये अनासिर आम शहरियों की तरह पुरअमन रहेंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिस अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। क्या हुकूमत का यह फैसला दुरुस्त है? सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ज़ाहिर है आप इन तमाम तर मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और TTP की तमाम तर कार्रवाइयाँ ज़ाहिर है आपने भी उनको देखा है और सारी चीज़ों पर नज़र भी है। इस सारी सूरत हाल में आपके नज़दीक हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है? सर बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी फैसला हुआ नहीं है, बातचीत हो रही है, उसके नतीजे में कोई फैसला होने का इम्कान है, लेकिन 2-3 चीज़ों पर ज़रा आप गौर कीजिए। जी जी। पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ का इंदिया है नंबर 1 कि ये रिक्वेस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से आई है, ये कोई ऑफर पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं दी है। ये पहली बात समझने की है। और इसका ये मतलब है कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो अपना वादा पूरा करने जा रही है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी टेररिस्ट कार्रवाई के लिए किसी नेबरिंग कंट्री के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उन्होंने दबाव डाला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कि आप यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते पाकिस्तान के तरफ। अगर आपको बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कीजिए पाकिस्तान, और वो फैसिलिटेट भी इसको कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें जो उन्होंने घिनौने जराइम किए जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादतें हुई हैं, वो तो माफ़ी स्टेट भी नहीं दे सकती। वो माफ़ी तो वो वालिदैन दे सकते हैं जिनके लख्ते जिगर उनसे छिने हैं। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा इसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि दूसरी राय नहीं हो सकती। ना वज़ीर-ए-आज़म माफ़ कर सकते हैं, ना स्टेट को माफ़ करना चाहिए। लेकिन जो उनके प्यादे हैं जिनको फुट सोल्जर्स कहते हैं, जिनका प्लानिंग में कोई काम नहीं है, जो मिसगाइड होकर चले गए हैं, जो पैसों की खातिर चले गए हैं या किसी फिलॉसफी के तहत चले गए हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है। हथियार अगर वो डाल दे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को मान लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो घिनौने जराइम में मुलव्वस लोग हैं, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि जो एबटाबाद पब्लिक स्कूल की कार्रवाई में लोग मुलव्वस थे, बहुत सारे उनमें से जहन्नम वासल हो चुके हैं। ये अभी हुकूमत को चाहिए कि ये अवाम के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर ले और उनको बता दे कि कौन लोग मुलव्वस थे और किन किन को, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉ लीगल मामला होता है, इसलिए शायद हुकूमत ने अभी तक वो उसको वाज़ेह नहीं किया है। तो उसके बाद वालिदैन को बिठाकर ये कहा जाए कि आप बताइए आप किसको माफ़ करते हैं, किसको नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल वो माफ़ करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम भी माफ़ करेगी। तो जो कुछ फैक्शंस उनके हैं जिन्होंने हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, फौज के साथ लड़ते रहे हैं, उनको शायद स्टेट माफी दे सकती है, बाकियों को माफी नहीं दे सकती। ये जो इम्कानात का आप भी जिक्र कर रहे हैं और जो तजवीज़ आपने पेश की, इस पर भी आपसे तफसीलन बात करेंगे। मैं ये चाहूंगा कि जो इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्क टेलीविजन को दिया है, ज़ाहिर है वो कंप्लीट इंटरव्यू तो कल नशर होगा, लेकिन जो उसका क्लिप सामने आया है जिसमें वो कलअदम TTP के हवाले से बात करें, मैं चाहूंगा कि उस क्लिप को एक दफ़ा हम अपने नाज़रीन को दिखा दें। जनरल साहब आप भी वो क्लिप देखिए और फिर जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज भी है और जिस तरह से वो जवाब भी दे रहे हैं उस पर भी हम आपसे तज़किया जाना चाहेंगे। वो क्लिप पहले देख लेते हैं। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation,
And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, so, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. जी जनरल साहब, ये गुफ्तगू आपने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाहिज़ा की है। अब एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अफ़गान तालिबान कलदम TTP के कुछ ग्रुपों से बातचीत में सिर्फ इतनी मदद कर रहे हैं कि ये बातचीत अफ़गानिस्तान में हो रही है। अब क्या सिर्फ अफ़गानिस्तान में ये बातचीत होना ही मदद है या फिर अफ़गान तालिबान की जानिब से दबाव डाला गया है TTP के उन ग्रुप्स पर कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और हथियार डालने को तैयार हो? जनरल साहब देखिए जी, दबाव तो उन पर यह डाला गया होगा कि हम आपको अफगान ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में, और ये दबाव बहुत है, ये दबाव काफ़ी है, बाकी पाकिस्तान खुद संभाल लेगा। ये जो हाल ही में अटैक्स की बात है जिसका उन्होंने कहा कि एक ये टेम्परेरी स्पेट था, इसका आप ये समझने की कोशिश करें, चूँकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रोह बातचीत करना चाह रहे थे तो वो अपने लिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी रही सही ताकत जो है पिछले 2-3 हफ्ते में इस्तेमाल की है ताकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करें। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस चीज़ को अच्छी तरह समझती है, वो ये जंग हार चुके हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। TTP जो है ना माफ़ी मांग रही है और पाकिस्तान उनसे बातचीत कर रहा है, ये सब खुशाइंद बातें हैं। इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत सबको माफ़ नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए और नहीं कर पाएगी। इन ग्रुपों में फिर आप भी जो जिक्र कर रहे हैं कि वो TTP कलदम TTP के अनासिर जो पैसे लेकर या वैसे उनके साथ जो है वो शामिल थे, वो ज़ाहिर हार चुके हैं और वो हथियार डालने को भी तैयार हैं। ज्यादा खतरनाक गिरोह कौन से हैं? क्या यही गिरोह ज्यादा खतरनाक है या वो गिरोह जो अभी भी हथियार डालने पर राजी नहीं होगा और उनकी तरफ से कार्रवाइयां जारी रहेंगी? जी देखें, मुझे तो खैर मालूम नहीं है कि कौन से ग्रोह बातचीत कर रहे हैं और कौन से ग्रोह बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि पाकिस्तान उन्हीं ग्रोहों के साथ बातचीत कर रहा होगा जो ज्यादा ग्रोह ने जराइम में इन्वॉल्व किया। वैसे तो उन सब ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन मेरा ख्याल जो फौज पे हमला करते रहे उसको शायद हुकूमत उनसे रिकंसाइल कर सकती है अगर वो हथियार डाल दें, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मान लें। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जिन्होंने बच्चों को शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को शहीद किया है, शायद पाकिस्तानी स्टेट भी उनको माफ़ करने की पोजीशन में नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मारे जा चुके हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम माफ़ नहीं करेंगे, और जिनको माफ़ नहीं करेंगे वो हो सकता है जाके मिल जाएं दाइश से, ISIK से, उनकी खबर फिर अफगान तालिबान खुद ले लेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये कि सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं और हमें उसी नज़रिए से इसको देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बावेला मचाएं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अरे भाई, पाकिस्तान ने नहीं घुटने टेके, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान घुटने टेक रही है। ये बात समझने की है। अच्छा, जो हथियार डालता है, जो हथियार फेंकता है वो घुटने टेकता है, तो जो हथियार लेता है वो घुटने नहीं टेकता है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। अब चूंकि कलदम TTP का माजी हमारे सामने है, ज़ाहिर आपने भी उसका हवाला दिया है, घिनौने जराइम भी हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयां दहशतगर्दी की भी हैं, तो ऐसे मुज़ाकरात में ट्रस्ट कहां पर आता है? जमानत किस तरह से ली जा सकती है कि अगर ये हथियार डाल देते हैं, गैर मुसल्लह हो जाते हैं और बकौल वज़ीर आज़म ये आम शहरियों की तरह रह लेते हैं, तो जमानत क्या होगी कि ये हथियार दोबारा नहीं उठाएंगे और पुरअमन शहरी की तरह रहेंगे? ऐसे मुज़ाकरात में ये जमानत किस तरह से दी जा सकती है सर? जी देखें, किसी के ज़हन के अंदर नहीं घुसा जा सकता, किसी के दिल के अंदर नहीं घुसा जा सकता, लेकिन ये कि उनके पर नज़र तो रखी जा सकती है। जब आप और मैं आपस में कोई बातचीत करते हैं तो आप
मेरे हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना सिंसियर हूँ अपने, और उनसे ज़रूर कोई गारंटी वगैरह भी लेंगे। कोई इनका तरीका ये होता है कि जो इनके बड़े हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स में, वो गारंटर बनते हैं उस सिलसिले में। तो जिस ट्राइब के ये लोग हैं ये वहाँ वापस आएंगे, वो ट्राइब अगर उनको अब्जॉर्ब करने पे तैयार हो जाती है तो उनके बड़े गारंटर देंगे, जो तरीका है हमारे ट्राइब्स उसका। तो ये बातें सारे बाद की हैं। पहली बात ये कि ये समझने की बात है कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है, हथियार उन्होंने डालने हैं, घुटने वो टेक रहे हैं, लिहाजा ये एक पॉजिटिव चीज है, इसको खाम का नेगेटिव ट्विस्ट ना दी जाए। अच्छा जनरल साहब, ऐसे जाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि इस सारी मौजूदा सूरत हाल में जहां एक जानिब वो घुटने भी टेक रहे हैं, दूसरी जानिब मुख्तलिफ कार्रवाइयां हमने देखी भी हैं, इवन अफगान तालिबान की आमद के बाद भी हमने टीटीपी के कलद में कुछ कार्रवाइयां देखी हैं, जाती तौर पर आप समझते हैं कि ये वाहिद हल बेहतर है और हुकूमत का ये फैसला काबिल तहसीन है? सर जी देखें, वो तो हर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है आखिर में बातचीत ही होती है, चाहे वो अब ये जो देखें वो वज़ीर आज़म तो खैर कहते हैं ना कि बातचीत ही हर चीज़ का हल है, असल में ऐसा होता नहीं है। हल जो है वो जंगी हालात जो हैं उस एक सिचुएशन पैदा करते हैं। क्या हुआ है अफगानिस्तान में, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बातचीत से मसला हल हुआ है? अरे नहीं भाई, वहाँ पे जोर बाजू से अफगान तालिबान ने फ्रीडम हासिल की है, जब उनका जोर चल गया तब जाके बातचीत हुई है। अब भी जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान शिकस्त खुर्दा हो गए, हमने इतनी शहादतें देकर उनको बिल्कुल मिट्टी चटा दी, अब वो बातचीत पर आमादा हुए हैं। तो बातचीत तो आखिर में होती है, लेकिन ये कहना कि बातचीत की वजह से ये हल नहीं भाई, ये हमारी शहादतों की वजह से, हमारे खून बहाने की वजह से ये मसला हल हुआ है। और अब बातचीत आखिर इसका वो कल्मिनेशन पॉइंट है। हर वक्त ऐसा ही होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में और अफगानिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करके ज़ाहिर इनसे बातचीत फिर आखिरी रिजॉल्व होता है। जनरल साहब ये भी बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में ज़ाहिर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी है, आपने भी उसका जिक्र किया है। इस प्रोपेगेंडा की रोशनी में पाकिस्तान का ये जो फैसला है, इसके बैनुल-अक़वामी असरात क्या होंगे? सर देखिए जी, बैनुल-अक़वामी असरात तो जो भी हो, हमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या है। बैनुल-अक़वामी असरात जो हो सकते हैं उनका मुआवजा कर लेना चाहिए कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा और हमें इससे नुकसान क्या होगा। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगर खून बहाना बंद हो जाता है पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के फ़ायदे में है, और बाकी दुनिया जो भी सोचती है वो जाए भाड़ में। वो अपना जो भी काम करेंगे हम उनके साथ अलग से डील कर लेंगे, अपने इंटरेस्ट पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हमारे 3 इंटरेस्ट हैं, याद रखिए। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात पर कोई गुज़र नहीं आनी चाहिए, हमारा CPEC चलना चाहिए, और अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, और पाकिस्तान की सरजमीन पे अमन होना चाहिए। इसके लिए हम बाकी सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, इसी इशू पर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, फिर उसके बाद अगले मामले पर भी आपसे बात करेंगे। ज़ाहिर है जब भी मुज़ाकरात दो ग्रुप्स के दरमियान होते हैं तो दो तरफा मुज़ाकरात होते हैं, मुतालिबात दोनों तरफ के सामने आते हैं, तो ज़ाहिर है कलदम TTP के ग्रुप्स के भी कुछ मुतालिबात होंगे। अगर वो मुतालिबात हुकूमत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल ना हो और ज़ाहिर है हमारे मुफाद में ना हो, तो उस सूरत में ज़ाहिर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फिर दोबारा से शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होगा? सर जी देखें, दोबारा अगर उनमें करने की अहलियत होती तो वो बातचीत पर आमादा होते ही ना। अगर वो दोबारा आमादा होंगे भी तो वो कमजोरी की हालत में होंगे। तो ये एक बात अच्छी तरह समझने की है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो एक वर्ल्ड व्यू है, जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, वो कभी बातचीत पे आमादा हो ही नहीं सकते जब तक कि कमजोरी की हालत में ना हो। वो कमजोर हो गए हैं, वहां से उन पर प्रेशर पड़ रहा है अफगान तालिबान की तरफ से, तब जाके ये बातचीत पर आमादा हुए हैं। अगर बातचीत पर आमादा हो गए तो ये किसी न किसी नतीजे पर इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। जी ठीक है, जनरल साहब हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर दूसरा मामला है जिस पर हम आपसे बात भी करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात हमेशा की तरह एक मरतबा फिर बाहमी ताउन के इतराफ और इल्जाम तराशियों के मिले जुले बयानात की नजर हो रहे हैं। चेयरमैन अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने इतराफ किया है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह गलत स्ट्रेटेजिक फैसले हैं जो 1 माह या 1 साल नहीं बल्कि इस जंग के आगाज से ही गलत समत में लिए गए हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी बराए उमूर खारिजा में सेनेटर क्रिस वॉन के सामने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने बेशतर तालिबान के हक में फैसले अमेरिका के दबाव पर किए, जिनमें मुल्ला बरादर समेत 3 सरकर्दा तालिबान रहनुमाओं की रिहाई का फैसला भी शामिल था। सवाल यह है कि अमेरिकी अहदेदारान की जानिब से अमेरिकी पॉलिसी की गलतियों को ही अमेरिकी शिकस्त की वजह करार दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। इसी इशू पर हम बहस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो जो सवाल है जिस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि अमेरिका का एक तरफ अफगानिस्तान में हार का एतराफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां
क्या मौजूदा हालात पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? जनरल टाइड नईम लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस बात करेंगे, जबकि हमें ज्वाइन किया है अमेरिकी डेमोक्रेट ताहिर जावेद साहब ने। ताहिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। रिपब्लिकन्स की जानिब से जो हालिया बिल एक पेश किया गया है सेनेट में 22 रिपब्लिकन्स की जानिब से, पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया गया है कि 2001 से लेकर 2020 तक तालिबान की इयानत करने वालों को, उनको फैसिलिटेट करने वालों को, इन सारे मामलात को एसेस किया जाए। अब जबकि अमरीकी ओहदेदार जिम्मेदार तस्लीम कर रहे हैं कि इस जंग में शिकस्त की वजह अमरीका खुद है, अमरीका की पॉलिसियां हैं, तो फिर बार बार पाकिस्तान पर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है? ताहिर साहब जी, देखें, ये जो इन्होंने 20 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो जल्दबाजी के अंदर एक बिल सेनेट में पेश किया है, पहली बात तो इसकी ये बताऊं कि ये बिल कोई भी सेनेटर कभी भी कहीं किसी भी टॉपिक पे पेश कर सकता है, और बहुत सारे बिल आते रहते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती और बाद में पता भी नहीं चलता। और एक खास तौर पे समझने की बात यह है कि बाई पार्टिसन बिल नहीं है, ये किसी कमेटी में नहीं जाएगा जब तक डेमोक्रेट साइड पे कोई बंदा इसके साथ इनको को होस्ट नहीं बनता। तो ये इसकी कोई इतनी रही बात कि उसके अंदर ये इतनी सारी चीजें लिखी क्यों है इन्होंने, आप अगर बिल को मुकम्मल तौर पर देखें तो ज्यादातर जो इसके अंदर तनकीद और बातें की गई हैं वो लोकल जो मौजूदा अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ की गई हैं। उसमें पाकिस्तान का नाम बहुत अननेसेसरी है जो उन्होंने लगाया। उसमें अगर इस तरह नाम लगाना था तो फिर उसमें बहुत सारे और नाम भी डालने चाहिए थे इनको, कि सबकी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी वार के बाद इन्वेस्टिगेशन करना अच्छी बात है और हक है और करनी भी चाहिए। उसके अंदर फिर पता चलता है कि भाई आपकी खामियां गलतियां क्या थी और उसको होना चाहिए। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जब होंगी तो इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा ना, जिन जर्नल्स को अभी हेयरिंग्स में बुलाया जा रहा है या जो लोग उधर मौजूद थे ग्राउंड पे, जब उनसे पूछा जाएगा तो वो यही जवाब देंगे जो आज हेयरिंग के अंदर जवाब दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन और हेयरिंग के दरमियान में कोई इतना खास फर्क तो नहीं है कि वो जब कल को बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो ये सारी के भी पाकिस्तान ने लेकर के आए तालिबान को टेबल के ऊपर 21 साल 20 साल जो जंग के अंदर अपने नुकसानात, उसका भी मुकम्मल तौर पे बहुत सारे सेनेटर, मेजॉरिटी ऑफ द सेनेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एतराफ़ भी करते हैं कि हम पाकिस्तान हमारा लाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बिल की मुखालफत में भी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने वाज़े बुलंद कल बात की कि आप पाकिस्तान की तरफ उंगलियां ना उठाएं। लेकिन बहरहाल ये जो कह रहे हैं कि जो 20 सेनेटर्स हैं, ये काइंड ऑफ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है और वो करना चाह रहे हैं कि किसी के ऊपर जस्ट शिफ्ट द ब्लेम समवेयर। अच्छा जनरल साहब की गुफ्तगू ताहिर साहब की आपने मुलाहिजा की है। अब एक जानिब डेमोक्रेट्स की तरफ से इतराफ़ भी ज़ाहिर है पाकिस्तान की काविशों का किया जाता है। एंटनी ब्लिंकन ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने बहुत सारे फैसले जो तालिबान की हिमायत में थे वो अमेरिका के दबाव पर किए। फिर अमेरिका बतदरीज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम क्यों आयद कर रहा है? क्या अपनी नाकामी से पल्ला झाड़कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देना चाह रहा है जनरल साहब? देखिए, मेरा ख्याल एक्सीलेंसी ताहिर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा जमाली ज़्यादा पेश कर दिया है कि एक्चुअली अब ये जो सेनेट के सामने जो उन्होंने बातचीत की है, जो अंडर ओथ होती है, तो उसमें कोई झूठ की आमेजिश नहीं हो सकती या बहुत कम हो सकती है। तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल वाजे हो गई हैं। उन्होंने मान लिया है कि क्या वजूहात है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने अपने सारी बातें मानी। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ये एक बिल है, इसके काफ़ी सारे मराहिल हैं, कब जाके होता है, कैसे होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा जो ना सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर देता हूँ, वो कि ये तो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर है कि मुख्तलिफ मुतालबे आ रहे हैं कि इनको सैंक्शन किया जाए, ये किया जाए। ये प्रेशर इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि अनकरीब अमेरिकन फिर पाकिस्तान में आने के लिए कोई बहाना तलाश कर रहे हैं और यहाँ पे फिर वो कहेंगे छोटे भाई या ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात नहीं, आए फिर हमें, और वो यहाँ पर फिर अपने पाँव जमाना चाह रहे हैं ताकि इकोनॉमी के मैदान में, पॉलिटिक्स के मैदान में चीन और रूस का फिर मुकाबला करें इस इलाके में आकर। तो साफ ज़ाहिर है कि वो इन्वेस्टमेंट के चेहरे में आएंगे या कोई और रूप बदल कर आएंगे। तो उसके लिए ये एक पहले दबाव की कैफियत 2001 की फजा बहाल करने की दोबारा से कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जो अहदाफ हैं वो मुआशी होंगे अमेरिका की जानिब से, ये आप प्रेडिक्ट करें सर? जी, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके को रूस और चीन के लिए खाली छोड़ देंगे कि वो आगे चलते चले जाएं और अपने इरादों में कामयाब होते चले जाएं। तो पहले ये आपको स्टिक दिखा रहे हैं, अनकरीब आपको गाजरें दिखाने वाले हैं, और वो गाजरें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं।
थोड़ी सी एक गाजर तो उन्होंने आपको पेश कर दी। आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट की तरफ से आपके हक में एक थोड़ी सी चीज आई है। उसके बाद ये कहेंगे जी हम आपको FATF से निकालते हैं, IMF की शराइत नरम करते हैं, हमें भी इन्वेस्ट करने दीजिए। उनको आप ग्वादर में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, आप कहीं और ये उर्मारा वगैरह में कहीं कर दें। तो इस तरीके से वो आएंगे और ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, होने ही वाला है ये। बस ये महीने 2 महीने की बात है और फिर आप मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाइएगा और पूछिएगा कि ये आपको कैसे पता चला। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। ताहिर जावेद साहब, क्या आप भी ये समझते हैं जो जनरल साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, चूंकि आप ज़ाहिर है अमेरिका में बैठे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, क्या उनके मुस्तकबिल के फैसलों में कहीं पर ये इकदाम भी हैं कि अब पाकिस्तान को दोबारा से इस्तेमाल करना है, लेकिन अब अपने मौशी अहदाफ और इस खित्ते में मौशी तौर पर कदम जमाने के लिए इस्तेमाल करना है? देखें, अच्छा एक छोटी सी आपकी मैं तस्हीह कर दूं कि आपने जो बोला कि अमेरिका फिर पाबंदियों की बात कर रहा है। अमेरिका जो होता है वो है करंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मुखालफत में है, इसलिए ये अमेरिका नहीं कर रहा, रिपब्लिकन चंद सेनेटर्स कर रहे हैं। अब रही ये जो जनरल साहब की बात है, मैं तो विश करता हूँ कि ऐसा हो कि अमेरिका और जल्दी हो। अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली जो एक ब्रॉडर पिक्चर में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई थोड़ा मुझे डिले लग रहा है। जो ये जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में रिलेशनशिप को बेहतर होने की अशद ज़रूरत है। अमेरिका को वहाँ जा कर के CPEC तो चले आप का हिस्सा बनना तो मैं नहीं समझता, लेकिन वहाँ पे उस इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसमें ये हेल्दी चीज़ है कि पाकिस्तान के लिए भी एक हेल्दी कंपटीशन होगा कि भी चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है। हमें तो आपको तो प्रॉस्पेरिटी से बात होनी चाहिए ना। दूसरी तरफ 25% से ज़्यादा कंजम्पशन किसी भी चीज़ की अमेरिका के अंदर होती है। अगर कंज्यूमर आपके साथ नहीं खड़ा, आप जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा लें, जितना मर्जी आप पैदावार कर लें, फिर आप कहाँ बेचेंगे उसको जाकर के? चाइना भी जो इतना राउट बना रहा है अल्टीमेटली वेस्ट में, और दुनिया का 25% अमेरिका में आता है। तो मैं तो समझता हूँ जी कि सबसे अच्छी बात यही है जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया, अगर ऐसे हो जाए कि इकोनॉमिकली वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए अमेरिका जाए और वो रिलेशनशिप जो है ट्रेड के अंदर आगे बढ़े और डिप्लोमेसी थ्रू ट्रेड की जाए। ठीक है, अच्छा आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी प्रेडिक्शन पर ही कि इकोनॉमिक वॉर के लिए अगर पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करता है तो ज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाइना के साथ ही बढ़ेगा, क्योंकि चाइना के बढ़ते हुए असर को कर्टेल करने के लिए कर रहा है। तो क्या चाइना करने देगा पाकिस्तान को, अमेरिका के करीब आने देगा इस सारी इकोनॉमिक वॉर में? बस यही तो फिर डिप्लोमेटिक आप समझें कि मसला होगा, और इसी में डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि किस तरीके से आप बैलेंस आउट करते हैं। तो देखें, एक बैलेंसिंग वो होती है जिसमें दोनों साइडें नाराज हो रही हों, जैसे कि इस वक्त की सिचुएशन है। एक वो डिप्लोमेसी होती है जिसमें आप जीरो सम गेम के बजाय कोशिश करते हैं कि एडजस्ट कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना हमें ये कह रहा है कि आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ें, कि वो भी जानता है कि भी वो हमारे हक में भी नहीं है और वो चाइना के हक में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चाइना ग्वादर पे अपनी डेवलपमेंट करता रहे, बाकी पसनी है, उर्मारा है और बड़ी जगह है, वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के उसमें वो उनको हम कहें जी आप भी बताइए, आप भी करें डेवलपमेंट, हम वो देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की इतनी आबादी है, पाकिस्तान का इतना इलाका है कि वो दोनों इनको एडजस्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक और है। बजाय इसके कि ये मुखासमत की जगह बन जाए, ये आपस में मुआवनत की जगह भी बन सकती है मुश्किल। ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब, ये कह रहे हैं कि उनकी भी विश है, लेकिन ये उनको नजर आ रहा है थोड़ी देर में होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस दफा किसी दबाव में नहीं आने का, हो सकता है कि गाजर के दबाव में आ जाए, स्टिक के दबाव में अब नहीं आने का। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल लोधी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अशिया खुरोनोश समेत दीगर अशिया की कीमतों में बतदरीज इजाफे से परेशान अवाम पर एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपए इजाफे के बाद 127 रुपए 30 पैसे हो चुकी है, जिसने गरीब को गुर्बत की मजीद तकलीफ देह चक्की में पिसने के खौफ से दो चार कर दिया है। हुकूमत का दावा है कि इस इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी कीमतों के मुकाबले में पाकिस्तान में इंतहाई कम इजाफा किया गया है और अभी भी खित्ते में पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में सबसे कम इजाफा करने वाला मुल्क है।
पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला क्या आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और इस इजाफे से आने वाले दिनों में अवाम को महंगाई का मजीद कितना बोझ उठाना पड़ेगा, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में अपने मौजूद मेहमानों से जिस सवाल पर हम बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल देते हैं। हमारा सवाल यह है कि महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव क्या हुकूमत के लिए महंगाई को काबू करना मुमकिन होगा? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब, जबकि माहिर मौशियात इशफाक तोला साहब। अब दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, गवर्नमेंट का नैरेटिव 2018 से यही है कि अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन अब्बासी साहब पेट्रोल की बढ़ती कीमतें कहां रिलीफ दे रही हैं अवाम को? सर बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। बिल्कुल जो हुकूमत का ख़जाना है वो भी आवाम का है और उससे जो बेनिफिट उठाना है वो भी आवाम ने उठाना है। माजी में और आज में ये फ़र्क है कि आज की हुकूमत जो है वो लोगों की नज़र में एक ईमानदार हुकूमत है। लिहाजा अगर कोई माजी में हम हुकूमतों पर तनकीद करते थे तो वो उनकी करप्शन की वजह पर तनकीद करते थे। आज जो आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो आपने ख़ुद ही अपने तज्ज़िये में कह दिया कि हुकूमत के पास पेट्रोल में से दो चीज़ें आती हैं, एक सेल्स टैक्स आता है और एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आती है। जो PDR है वो हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया था कि 30 रुपये फ़ी लीटर पे लेके जाएंगे, जो आज 2 या 2.5 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जो दूसरा टैक्स था सेल्स टैक्स, वो 17% की बजाय इस वक्त 7% है। ये सारा कुछ हुकूमत कर सकती है। बाकी पेट्रोल पाकिस्तान में ऑयल तेल पैदा तो होता नहीं है, दुनिया से मंगवाते हैं। तो अगर दुनिया से मंगवा के यहाँ उसको सस्ता करके बेचेंगे तो फिर भी उसका जो वज़न है, बोझ है, इस कौम पे किसी न किसी तरह तो पड़ेगा। लिहाजा दुनिया में कोरोना के बाद जो आपके अमीर तरीन मुल्क हैं जैसे बरतानिया है और यूरोपियन मुल्क हैं, वहाँ भी ये क्राइसिस आए हुए हैं एनर्जी की कीमतों के और फूड की कीमतों के। लिहाजा पाकिस्तान अपने ख़ित्ते में इस वक्त सबसे ज़्यादा कम कीमत चार्ज कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 250 रुपये का है, बाकी मुल्कों में भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास जो भी वसाइल हैं वो महदूद हैं। लिहाजा ये ऐसी चीज़ है जो नागुज़ीर है, इसमें हुकूमत की मर्ज़ी या हुकूमत की मंशा या हुकूमत की कोई खुदा न खास्ता कोई आवाम दुश्मनी नहीं है इसमें। ठीक है अशफाक तोला साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ये दावा है और जो सूरत हाल सामने है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, खित्ते में हमारे पास सबसे कम कीमतें हैं। क्या ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है या फिर बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना हुकूमत का कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए दो चीज़ें हैं। पिछले महीने अरब लाइट की कीमत में, जो कि हमारा बेंचमार्क है अरब स्वीट, उसमें 4.16% का इजाफा हुआ है। मैं अगर कंपेयर करूं प्राइसिंग को अगस्त और सितंबर को, ये एक वजह बिल्कुल है। अब्बासी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। और ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट जो अंडर IMF प्रोग्राम हो, वो अपने ऊपर इस किस्म का ब्रंट नहीं ले सकती कि जी वो सारा का सारा सब्सिडाइज करे, बिकॉज कि आपका वैसे ही फिस्कल टेक बहुत ज्यादा है। मगर दूसरी तरफ जो एक इशू है जो सदाकत अली अब्बासी साहब अप्रिशिएट करेंगे, वो आपकी करेंसी में मंथ ऑन मंथ 2.58% डिवैल्यूएशन। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ और मेरा अपना तजकिया है, मैं काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ और हमारी तो एक बाकायदा टेक्निकल टीम होती है जो कि इसको पूरा बैकअप करती है। पहली मरतबा हुआ है कि किसी हुकूमत ने करेंसी पंप इन की है और उसके बावजूद डिवैल्यूएशन हुई है। अब इससे अवाम की राय या जो एक्सपर्ट की राय है बिल्कुल वो इस तरफ जा रही है कि IMF प्रोग्राम की वजह से काफी हद तक हमने ब्रांड पेश किया। अब अगर आप थोड़ा सा इसका जायजा लें, मुझे आप 1-2 मिनट का वक्त टाइम दे तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। देखिए पहले ये मेरे आर्टिकल लिखे हुए भी होंगे आपके यहाँ, आपके चैनल पे भी, और हर चैनल पे मैंने प्रोग्रामों में ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत का एक खासा है और पाकिस्तान की मतवाजी मईशत एक बहुत बड़ी मईशत है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो हमारी मईशत को एक पूरे एक अलग पैराए में देखा जाता है और जांचा जाता है और उसको चलाया जाता है। इसके सबसे पहले जो उसमें होते हैं उनसर होते हैं, उसमें आपकी शरह सूद है। जब ये शरह सूद बढ़ रही थी उस वक्त मैं, मेरा ख्याल है हर चैनल पे ये रिकॉर्ड पे हूँ
मेरे आर्टिकल्स में मैं रिकॉर्ड पे हूँ कि ये मैं उस वक्त कहता था कि 7% होना चाहिए, जब ये 13% करके लेके गए, तो ये कोविड से पहले की बात है। ठीक है। और उस बात पे तवज्जो नहीं दी गई। और अब जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी से पहले गवर्नर स्टेट बैंक साहब का, मोहतरम रजा बाकिर साहब का बयान आया कि जी हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती थी, उस गलती का खुमियादा सदाकत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद हुकूमत की कोई गलत सोच नहीं थी, मगर ना सोचने का खुमियादा जो था 3000 अरब यानी 3 ट्रिलियन रुपीस का बोझ आपकी किटी पे, एक्सचेकर पे पड़ा, और उसको ऑब्वियसली इनडायरेक्टली आपको आवाम के ऊपर पास ऑन करना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब इस तरीके से ग्रोथ को सप्रेस किया गया और ग्रोथ आपकी 2 साल 1 साल नेगेटिव में चली गई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो भी कोविड से पहले, तो उसका खुमियादा जो टैक्स टारगेट की शक्ल में मिला वो कम से कम 1500 से 1700 अरब था। तो इन ऑल, बाकी मैं किसी और चीज में किसी की नीयत पे डाउट नहीं करता, ना इनकी ना पिछली हुकूमतों की। इन 2 वजूहात की बुनियाद पर 4700 अरब रुपए का बोझ आवाम पे पड़ा। दूसरी तरफ अब मैं ये करेंसी जो डिवैल्यू आपकी हो रही है, अगर इतनी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन अगर आप करेंगे और पाकिस्तान की छोटी उसकी मार्केट है, अगर उस मार्केट में अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो 170 रुपए 50 पैसे, 46 पैसे 48 पैसे पे बंद हुआ इंटरनेट। और ये एक ऐसा आपको मसले में खड़ा कर रहा है इस वक्त कि जहां आपको और मजीद मुश्किलात होंगी। जो लोग कहते हैं अभी 174 का इनका एग्रीमेंट है IMF के साथ, अगर वो 174 पे अगर आप लेके जाते हैं, और जो अगर आप फिच की रिपोर्ट पढ़ें जो कि वन ऑफ द रिनाउंड इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, वो कह रहे हैं कि 180 पे जाएगा। अब आई डोंट नो कि किस तरीके से लेके आना चाहिए। एक जमाना ऐसा था जब हॉट मनी आई थी, और आपको पता हॉट मनी की वजह से बासी साहब बड़े माशाल्लाह मईशतदान खुद भी हैं, और बड़े मैं इनके तजज़िये सुनता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग हुकूमत में हैं और ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जो एक बांगो दौल अच्छी बात करते हैं। मैं इनके तवज्जुह से एक हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हॉट मनी आई थी, उस हॉट मनी का एक फॉरेंसिक ऑडिट जरूर करा ले, ताकि पता चलना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं किसी की इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करता, बट वी कैन नॉट वी हैव टू ट्रस्ट बट वेरीफाई। एक मरतबा करा लेंगे, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, कि जिसकी वजह से 3000 अरब हमें ज्यादा पे करना। ठीक है, ये दरख्वास्त तो ज़ाहिर है अब्बासी साहब तक पहुंच गई, और डेफिनेटली जो कि आपने भी जिक्र किया कि अब्बासी साहब तो बांगे दौल सही बात करते हैं। तो अब्बासी साहब, मौजूदा सूरत हाल में ज़ाहिर है आपने इशफाक़ तौला साहब को भी माहिराना तज्ज़िया सुना है, जो मुआशी सूरत हाल है, जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग कोविड के बाद की भी सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, क्या आप आवाम को अब मशवरा देते हैं कि वो थोड़ा सा घबरा लें, या अभी भी आपकी तसल्लियों पर यकीन रखें अब्बासी साहब? देखिए, 2 बातें हैं। एक अशफाक साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर इनके अपना अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो शुरू में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते कि उस वक्त हमारे पास रिज़र्व का इतना बड़ा मसला था कि अगर इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाता और जो हॉट मनी को अट्रैक्ट किया वो ना किया जाता, तो शायद आपके लिए ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे। जो आपके रिज़र्व पे इतना प्रेशर था, इतनी आपकी कमिटमेंट थी, इतनी आपने पेमेंट्स करनी थी कि खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करते। तो वो बिल्कुल हर चीज़ उसकी एक कीमत होती है। तो जो हॉट मनी की कीमत होती है वो ज़ाहिर है हमने पे करनी थी, लेकिन वो हॉट मनी तक जाने के लिए या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए या आपने डिपॉजिट बढ़ाने के लिए वो एक आपका एक नफ्सियाती आपको एडवांटेज आ गया, और आज उसकी वजह से शायद, और उसके बाद आज हम एक रिज़र्व की बड़ी एक मुनासिब और बड़ी एक महफूज सेफ लिमिट में, खुदा न खासा पाकिस्तान को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। ज़ाहिर है जब वो इतना ज़्यादा 13-13.5% इंटरेस्ट होगा तो उसमें एक फ़ायदा तो था कि पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाया गया या डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और ज़ाहिर है उस इंटरेस्ट पेमेंट में पाकिस्तान के जो है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी और जो कर्ज़ों की अदायगी थी वो मुश्किल हुई। लेकिन अब जो आज हमारे पास 2 माइंडसेट हैं, 2 सोचें हैं और 2 अप्रोच हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक वो कहते हैं कि जी करेंसी को आप रोक के रखें, जिस तरह पिछले रजीम में था कि वो जी उसके लिए रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉरेन करेंसी उसमें झोंकनी पड़ती है। जब डॉलर ऊपर आएगा, रुपया नीचे जाएगा, तो आपको जाके डॉलर और पाउंड जाके मार्केट में फेंकना पड़ेंगे। और दूसरी सोच ये है कि एक मार्केट फोर्स को काम करने दें। जब भी अगर पाकिस्तान का जो महंगाई है वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा एडवांटेज लूज़ करेगा पाकिस्तान इस डॉलर में, जो हमने लूज़ किया। लेकिन आज कम से कम
पाकिस्तान के जो ठीक है करेंसी की कीमत नीचे गई है और उसका नुकसान भी हुआ है हुकूमत की, जो एक हुकूमत की जो क्या कहना चाहिए पॉपुलैरिटी नीचे भी गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने करेंसी को अपना जो नेचुरल रेट है कोई मसनूई तौर पे नहीं रखा हुआ। अब आपको जो सवाल का हिस्सा था कि क्या कौम घबरा ले, बिल्कुल हम आपके चैनल के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि बिल्कुल इंशाअल्लाह अच्छा टाइम आने वाला है। हम सब्सिडी जो एक ब्लैंकेट सब्सिडी होती है कि वो देने के कायल नहीं है। हम इंशाअल्लाह टारगेटेड और स्मार्ट सब्सिडी का प्लान लेके आ रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान की जो गरीब तरीन 40% आबादी है उनके लिए सस्ते फूड कार्ड्स, सस्ते राशन कार्ड लेके आ रहे हैं, ताकि जो पैसा हम टैक्सों के ज़रिए इकट्ठा करें। और एक बात और भी अप्रिशिएट करें कि पहला जो सहमाई है इस हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है और जो टारगेट था उससे भी ज्यादा इकट्ठा किया है। इंशाल्लाह ये पैसे हैं इसको हम वापस सब्सिडी में लोगों को देंगे। ठीक है, अब आपका पॉइंट है कि हमारे साथ रहे कि मुझे जरा अशफाक तोला साहब से भी पूछ लीजिएगा। तोला साहब, क्या आप भी समझते हैं कि आने वाले 2 सालों में अब आवाम को घबराना नहीं चाहिए, चूंकि अब्बासी साहब ने कहा है कि आने वाले साल जो हैं अब उनमें आवाम के लिए खुशखबरियां ही हैं? बहुत एहतराम के साथ अब्बासी साहब के बात को मैं रिस्पेक्टफुली मैं थोड़ा सा बैक टू डिफर। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा, और हॉट मनी के अंदर सिर्फ आपके $2.4 बिलियन आए। ठीक है, और $2.4 बिलियन की वजह से आपको डीवैल्यू करनी पड़ी थी 158 से लेके 152 से लेके 167 तक। और जब ये आई और उसके बाद ये जब ये रीवैल्यू हुई, उसका एडवांटेज भी उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिला जिन्होंने बाहर से फॉरेन मनी दी। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पे उनका 10% टैक्स रखा गया और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक टैक्स रिटर्न नॉन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी किया गया कि जी आपका भी यही रेट होगा और आपको भी कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। मैं अब्बासी साहब से बिल्कुल फोल्डेड हैंड के साथ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने माशाल्लाह बड़े अच्छी इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये एक मरतबा फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें ताकि लोगों के डाउट खत्म हो। और अगर आप देखेंगे फिर इसके बाद अगर गलती के एक्सेप्ट करना है ना, वो इट्सेल्फ इस बात की अक्कासी करता है कि मेरा ख्याल है ये चीज कुछ ना कुछ गलती हुई है। अगर गलती हुई है पता चल जाएगा कि इंटेंशंस क्रिमिनल थे, नेग्लिजेंस हुई है, या अगर नेग्लिजेंस भी हुई है तो कौम को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो तोला साहब, बतौर इकोनॉमिस्ट आखिर में आप जरा ये बताइएगा कि आप कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि ज़हनी तौर पर तैयार रहें मजीद बोझ के लिए, या सुकून रखें, भरोसा करें गवर्नमेंट के इक़दाम पर? बोझ बढ़ेगा, बोझ ठीक है। और मैं आपको यही कह रहा हूँ बिकॉज के अगर जिस तरीके से अब्बासी साहब ने कहा कि जी करेंसी को आर्टिफिशियल हमने कंट्रोल नहीं किया, बहुत एहतराम। मैं यही कहूंगा कि पहले भी अगर हुआ था और अगर किया गया तो इस मरतबा भी $5.7 अरब डाल दिए गए थे 8 सितंबर तक। इसके बाद कितने डाले गए पता नहीं। मेरा ख्याल है इसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जिस तरीके से स्टेट बैंक की दूसरी रिपोर्ट्स आती है ना, इस तरीके से ये भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए कि जी कितने पैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन में स्टेट बैंक ने डाले। ठीक है, तो फिर बात बनेगी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है पिछली हुकूमतों ने गलत किया है तो उनको भी गलत नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौशी सूरत हाल पर अपनी माहिराना राय से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, हमें हुकूमत के नुक्ता नज़र से हमें आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला बारिशों की जद में हैं। समंदरी तूफान के पेश नज़र मुख्तलिफ वार्निंग्स जारी की गई हैं कराची में, और मौसम की इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ सिप्ती हसन, जबकि महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिप्ती हसन, सबसे पहले आप जरा ओवरऑल बताइएगा कि मौसम की सूरत हाल कैसी रही, कितनी बारिश हुई और शहरियों की सरगर्मियाँ क्या हैं, क्योंकि नॉर्मली वो भी सी व्यू पर आ जाते हैं वार्निंग्स वगैरह के बावजूद भी।
बिल्कुल साद, ऐसा लग रहा है कि शायद आज लोग सी व्यू पे आने के बाद यहाँ से वापस गए ही नहीं है। एक बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर जो पार्क्स हैं कराची शहर के, वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वक्फे वक्फे से हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला कराची में जारी रहा, जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी। और अब से कुछ देर कबल सरदार सरफराज साहब की जानिब से ही एक और जो नोटिफिकेशन है और जो साइक्लोन अलर्ट है, जो कि छठा अलर्ट है, वो जारी किया गया, जिससे ये रिलीफ जो है कराची वालों को ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब किसी तूफ़ान का ख़तरा नहीं, यानी कि जो शाहीन नामी तूफ़ान था वो कराची शहर को तो टकराएगा नहीं, अलबत्ता वो गवादर, पसनी और माड़ा की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से सरदार सरफराज साहब भी मज़ीद डिटेल्स बता सकेंगे। बहरहाल जो कराची शहर की सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त शहरी एक बड़ी तादाद में इस पहर भी निकले हुए इंजॉय कर रहे हैं। आज आम तातील भी थी, अक्सरियत शहरियों की घर पे थी, इंजॉय कर रही थी इस मौसम को। इस वक्त यहाँ पर घुड़सवारी हो रही है, कार्ट्स के ऊपर बच्चे बड़े सब लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो सी व्यू पर यहाँ पर इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है और मौसम बड़ा खुशगवार है साहब। ठीक है, मौसम खुशगवार है, शहरी भी इंजॉय करने निकलेंगे। सूरत हाल ये है कि कराची में मौसम खुशगवार हुआ, शहरियों ने इस खुशगवार मौसम को, और ऊपर से छुट्टी भी आज थी, तो इंजॉय करने के लिए समंदर का, साहिल समंदर का रुख किया, मुख्तलिफ सरगर्मियों से मौसम को इंजॉय किया। और जो महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान शाहीन के मुमकिन खतरात से बचाव के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, उससे भी शहरी काफ़ी मुतमईन थे। बहुत शुक्रिया सिफ्ती हसन और सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।